पेपर थर्ड में सेकेंड यूनिट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधनों का प्रबंधन। संसाधनों का प्रबंधन को समझने के लिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट है ना, विद्यालय प्रबंधन का आशय क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन को पढ़ने से पहले में और विद्यालय प्रशासन है ना, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है जब जाकर कोई भी संस्था कार्य करती है। विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन, इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं माना जाता। विद्यालय की व्यवस्था, अनुशासन का पालन, समय चक्र, अध्यापकों को निर्देश देना, शिक्षा विभाग के पत्रों का उत्तर देना, विद्यालय के रिकॉर्डों को ठीक रखकर आदि सभी क्रियाकलापों का संबंध विद्यालय प्रबंधन तथा विद्यालय प्रशासन से माना जाता है ना। इन सब में ये सारी बातें कॉमन है कि विद्यालय से संबंधित जो कार्य है, अनुशासन है, समय विभाग चक्र है, अध्यापकों को डायरेक्शन देना है, क्या जो भी लेटर आए हैं उनके क्या रेस्पॉन्स देना है, विद्यालय का रिकॉर्ड को कैसे संरक्षित करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत आता है ना। तो विद्यालय प्रबंधन जो है वो विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत आता है। प्रशासन एक व्यापक क्रिया है और प्रबंधन इसके अंतर्गत आने वाला एक सीमित कार्य है। इट मीन्स विद्यालय प्रशासन जो है वो एक व्यापक क्रिया है। उनका व्यापक क्रिया इसलिए है क्योंकि विद्यालय का प्रशासन जो है वो सिर्फ उसके एक कार्य को पूरा करने से या निम्नलिखित कार्य में जो कार्य आपको बताए गए हैं उन कार्यों को पूरा करने से ही विद्यालय प्रशासन नहीं बन जाता। विद्यालय प्रशासन एक बहुत व्यापक क्रिया है। इसके अंतर्गत प्रबंधन आता है, मतलब प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत आता है। प्रबंधन की क्रिया प्रशासन के क्षेत्र अंतर क्षेत्र में आती है। विद्यालय प्रबंधन से तात्पर्य उस संगठन से है जिसमें विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं को चलाने के लिए प्रशासनिक, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, शिक्षार्थी एवं अन्य कर्मचारीगण मिलजुल कर शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय प्रशासन का ही एक अंग है। विद्यालय प्रशासन में एक ओर तो वो क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जिसका संबंध विद्यालय प्रबंधन से होता है और दूसरी ओर उसका संबंध दीर्घकालीन शिक्षा नीतियों के निर्माण तथा उन नीतियों के अनुसार शिक्षा की प्राप्त उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों, छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना होता है। विद्यालय प्रबंधन विद्यालय प्रशासन का ही एक अंग मात्र है। दूसरे शब्दों में इसको कहूँ तो शैक्षणिक प्रशासन वह प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था करना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, व्यवस्थापन, क्रियान्वयन, समायोजन, निरंतर मूल्यांकन एवं सुधार की सुनिश्चित व्यवस्था है। मोहरेन ने अपनी पुस्तक में विद्यालय प्रशासन के संबंध में लिखा है कि प्रशासन को समझ लेना चाहिए कि उसका कार्य फाइलों का निपटारा करने, शिक्षण विधियों का पालन करने तथा मानवीय संबंधों को स्वस्थ बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनको शैक्षिक विचारधाराओं को कार्य रूप में निरूपित करना, उसका कार्य शैक्षणिक क्रियाओं एवं सैद्धांतिक के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है ना। अब
जैसे कि हमने पोस्ट कोर की अवधारणा के अंतर्गत सारी कल अवधारणाएं पढ़ी थी, जिसमें था प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, है ना, स्टाफिंग करना, डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन करना, बजटिंग करना, रिपोर्टिंग करना। ये सारी अवधारणाएं जो हैं एक अच्छे प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जिस विद्यालय में जो है अच्छी प्लानिंग की जाएगी, उस प्लानिंग के साथ में ही उस क्रिया को करने का प्रस्तुतिकरण सही होगा, उस प्रस्तुतिकरण के साथ में ही उनमें कंपैरिजन करना, कंपैरिजन के साथ में ही उस चीज़ का जनरलाइजेशन करना, जनरलाइजेशन करने के बाद में उस चीज़ का विश्लेषण करना या विवरण प्रस्तुत करना, है ना। तो ये चीज़ क्या है, हमने कोई प्लान बनाया है तो फिर उसको करने के लिए हमें उसका ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, उसका एक संगठन बनाना पड़ेगा। तो संगठन में जो है उसका सही संगठन करने के साथ में उसकी स्टाफिंग की जाएगी कि अब कोई संस्था हमने खोली है तो अब संस्था तो हमने खोल दी, अब उसके बाद में उसकी संरचना में कौन प्रधानाध्यापक होगा, प्रधानाध्यापक की क्या विशेषताएं होंगी, है ना, उसके क्या क्या विशेष गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्या बातें सम्मिलित होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसके साथ में ही उसका स्टाफ कैसा होना चाहिए, स्टाफ की क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन सब के साथ में उनको डायरेक्शन सही मिले। हमने सही स्टाफ चुन लिया, सही प्रधानाध्यापक को चुन लिया, हमने बिल्डिंग बना ली, ठीक है, हमने बिल्डिंग में सारे सोर्स अवेलेबल करा लिए, अब हमने विद्यालय खोल लिया। अब विद्यालय खोलने के बाद हम उसमें उसकी प्लानिंग सही से करें, उसके बाद में उसका संगठन ऑर्गेनाइजेशन उसका सही तरीके से करें, उसमें स्टाफिंग करें। उसमें जब तक सही डायरेक्शन नहीं मिले, है ना, सही डायरेक्शन क्यों नहीं, अगर सही मतलब वो चीज़ न बालकों के हित में है, न स्टाफ के हित में है, वो अगर जनहित में नहीं है ना, और सिर्फ पेपर प्लान में अलग प्लान है और बाकी कुछ और अलग चल रहा है, तो ये भी गलत है। बाकी और कुछ अलग चल रहा है इन द सेंस कि पेपर प्लान में तो वो चीज़ प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बना हुआ है, लेकिन उस प्लानिंग के तहत वो योजनाएं जो है विद्यालय में नहीं क्रियान्वित की जा रही हैं, तो गलत है। जैसे कोई लैब है, अब लैब तो बना दी, लेकिन लैब में वो इंस्ट्रूमेंट जो है चल ही नहीं रहे हैं या फिर यूजफुल ही नहीं है, तो वो लैब तो है जो है वो अननेसेसरी है, वो फालतू में बनाई गई है। तो मतलब सही प्लानिंग करना, उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, उसकी स्टाफिंग करना, उसको डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन भी सही मिल रहे हैं, सही निर्देश दिए जा रहे हैं, समय समय पर उनका अवगत किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, उन्हें सारी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अगर एक स्कूल में एक बच्चे को सही ढंग से पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए वो उपकरण उपलब्ध कराएं, सहायक सामग्रियों को जुटाएं, सहायक सामग्रियों के साथ में पढ़ाने वाला स्टाफ भी अच्छा है, उसका डायरेक्शन भी अच्छा है, तो स्कूल में हर प्लानिंग अगर व्यवस्थित है तो वो चीज़ जो है मैनेजमेंट अच्छा है ना। उसके साथ में ही अगर स्टाफ में ही कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन इन द सेंस दोनों में समन्वय नहीं है, अगर कोई स्टाफ कभी नहीं आया तो दूसरा स्टाफ जब जाता है तो वो एक कोऑर्डिनेशन है ना, पंक्चुअल है या नहीं है, टाइमली आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ तो 10 बजे रहे हैं लेकिन टाइम डाल रहे हैं 8 बजे का, तो ये भी गलत है ना। तो उसके साथ में उसकी रिपोर्टिंग करना, हम देखते हैं कि हम जिस भी चीज़ का इंचार्ज बनाते हैं, इंचार्ज बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई इतनी चीज़ ये है, उतनी चीज़ ये है, ये है, वो है, ये है, ये तो हुआ रिकॉर्ड रखना। उसके साथ में उसका रिपोर्टिंग करना, मतलब जो भी उत्सव मनाए गए हैं, उत्सव मनाने के बाद में हम एक रिपोर्ट लिखते हैं, उस रिपोर्ट में क्या कमियां रही हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है ना, ये सारी चीज़ें उसमें लिखते हैं ताकि अगली बार वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने से पहले, अब जैसे हमने कोई डांस का प्रोग्राम कराया, डांस का प्रोग्राम करने के साथ में ही म्यूज़िक जो है वो लाउडली नहीं था, है ना, बच्चों की जो सीढ़ियाँ वगैरह थी वो सेट नहीं थी, तो उससे क्या होता है, फंक्शन में वेरिएशन आता है ना, रुकावटें आती हैं। तो अब इन रुकावटों को दूर करने के लिए नेक्स्ट प्रोग्राम जब बनाएं तो हम इसमें सुझाव लिख सकते हैं कि ये चीज़ पहले से बच्चों को मतलब बच्चों को जो है
बोल दी जाए कि ये चीज़ पहले से अपना सॉन्ग तैयार रखें या फिर अपनी सीडी खुद अरेंज करें, है ना। ये इंस्ट्रक्शन मिल जाने से क्या होता है, थोड़ी सी व्यवस्था सही हो जाती है। तो ये सुझाव हम पढ़ के अपने प्रोग्राम में उन चीज़ों को सुधार सकते हैं, ठीक है। अब उन सब के लिए कितनी बजटिंग चाहिएगी, ये क्योंकि बजट पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना। क्योंकि उस स्कूल के पास कितना वित्तीय प्रबंधन है, उस वित्तीय प्रबंधन के आधार पर ही हमें वो सोर्स उपलब्ध करा सकेगा, है ना। वो सारी चीज़ें हमें उपलब्ध करा सकेगा जो उसके पास हैं। तो ये है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन में पोस्ट कोर की अवधारणा आती है कि सही प्लानिंग की जाए, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, जो आपको पहले ही पढ़ा दी गई है। अब है कि विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। शिक्षा के विभिन्न साधनों और उनकी क्रियाओं में समायोजन स्थापित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता है। किसी विद्यालय का वातावरण, बालकों का चरित्र, अनुशासन, खेल की उत्तम व्यवस्था, विद्यालय की परीक्षा प्रणाली, परिणाम तथा प्रतियोगिता में वहाँ के विद्यार्थियों की विजय, शिक्षकों का सहयोग, अभिभावकों की पाठशाला में रुचि और अंत में वहाँ के शिक्षित विद्यार्थियों की भावी जीवन में सफलता, सुखद और समृद्धि और उत्तम प्रबंधन के परिचायक हैं, है ना। मेन जरूरत का है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इतना क्वालिटी वाला हो कि वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा बने। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम जिन बच्चों का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं उन बच्चों को आजीविका का साधन मिले। आजीविका का साधन के साथ में ही वो बालक ऐसे चरित्रवान हो, ऐसे अनुशासित हों और अनुशासन के साथ में ही वो अपने जीवन में वो पद प्राप्त करें जिससे समाज को समाजोपयोगी उत्पादक व्यक्ति मिले। मतलब समाजोपयोगी व्यक्ति कैसा होगा, जो समाज के लिए उपयोगी होगा, जो समाज के हित में कार्य करेगा, जो समाज के लिए कार्य करेगा, जिससे हमारी परंपराएं, रीति रिवाज आदि का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सके। तो किसी भी विद्यालय के उचित ढंग से कार्य करने हेतु वहाँ सुव्यवस्था का होना अति आवश्यक है। उनमें दी जाने वाली शिक्षा भी वांछित होगी उसमें, जिससे राष्ट्र के भावी नागरिकों को व्यक्तित्व का और सामाजिक विकास भी हो पाए। विद्यालय समाज का लघु परिवार है। इसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास का होना भी अति आवश्यक है। विद्यालय प्रबंधन के अभाव में न तो विद्यालय की साज सज्जा पूर्ण की जा सकती है और ना ही उचित पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है, ना पाठ्य सामग्री उपकरणों की व्यवस्था की जा सकती है, न समय विभाग चक्र की उपयुक्तता रहती है, न ही अध्यापकों के कार्य पर भी भलीभांति नियंत्रण रखा जाता है। बिना समुचित प्रबंधन के शिक्षण का कार्य कदापि नहीं हो सकता। तो विद्यालय प्रबंधन करना आवश्यक है। मतलब अगर एक पियोन भी विद्यालय में नहीं आ रहा है तो भी उससे विद्यालय की व्यवस्थाएं बाधित होती हैं। तो प्लानिंग से स्टाफ को सही तरीके से मेंटेन करके, सही तरीके से अरेंजमेंट करके, टाइम टेबल बनाकर ही नहीं, विद्यालय की हर एक व्यवस्था जिसमें उपकरणों का रख रखाव, उसमें चीज़ों को आवंटित करने का तरीका, जिसमें चीज़ों का वितरण करने का तरीका, उसी के साथ में उस चीज़ का मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड तो है लेकिन ब्लैक बोर्ड पर कलर ही नहीं हो रहे, है ना, चौक ही नहीं है लिखने के लिए, तो इससे विद्यालय की व्यवस्थाएं बाधित होंगी, है ना। तो अरेंजमेंट जहाँ पर सही नहीं होगा उससे विद्यालय प्रबंध प्रभावित होता है। तो इसकी आवश्यकताएं कहाँ पर है? विद्यालय में बालकों के
समायोजन स्थापित करना, बालकों का आपस में भी समायोजन करना, है ना। हम देखते हैं कि लंच में कितनी बार टीचर्स को अलाउ नहीं करते हैं कि आप लंच में अपनी क्लास छोड़ें। तो वो क्यों क्लास नहीं छोड़ें? अगर बच्चे बच्चे आपस में ही खाना खाएंगे तो कोई आपस में झगड़ा करेगा तो कोई किसी का टिफिन गिरा देगा, है ना। कोई टिफिन पूरा फिनिश ही नहीं करेगा और खेलने चला जाएगा। तो एक टीचर को अपॉइंट किया जाता है कि आप इनको पूरा टिफिन फिनिश कराएं, आप इनको खाना खिलाएं, बच्चे आपस में झगड़ा नहीं करें, है ना। कोई बच्चा एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं करे। तो ये मैनेजमेंट अपनी तरफ से प्लानिंग करता है और उसका क्रियान्वयन करता है ताकि व्यवस्थाएं बाधित नहीं हो। तो विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताएं, छोटी से छोटी आवश्यकताएं भी इसके अंतर्गत आती हैं और बड़ी से बड़ी आवश्यकताएं भी इनके अंतर्गत आती है। अब इसका महत्व, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशासन का बड़ा महत्व है ना। प्रशासन का प्रबंधन बढ़ गया है, प्रशासन की समस्या भी जटिल हो गई है, विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, विद्यालय के कार्यक्षेत्र में विस्तार हो रहा है, नए नए विषयों के पाठ्यक्रम को स्थान दिया जा रहा है, नई नई शिक्षण विधियों को बढ़ाया जा रहा है, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में वृद्धि हो रही है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, बौद्धिक परीक्षण, योग्यताओं के परीक्षण विद्यालयों में प्रयोग बढ़ाए जा रहे हैं, विद्यालय के समाज के प्रति उत्तरदायित्व में भी वृद्धि हो रही है ना। क्योंकि समाज को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो समाज के हित में हो, लेकिन बच्चों का निर्माण, भविष्य का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? विद्यालयों में हो रहा है। तो इससे विद्यालयों की जो है वो जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई है ना। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में वृद्धि हो रही है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में भी वृद्धि हो रही है। सन 1947 से पूर्व विद्यालयों का उद्देश्य केवल यही था कि छात्रों की विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आ गया। परंतु भिन्न भिन्न सामाजिक और आर्थिक अवस्था वाले बालकों की शिक्षा देना तथा उनके भावी जीवन के लिए तैयार करना, इसके लिए हाई स्कूल स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की सुविधा के साथ साथ शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्ग निर्देशिका की आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी। वर्तमान समय पद्धतियों में जो कमियां हैं उनको दूर करना आवश्यक है। इसमें शिक्षा प्रशासक और शिक्षण प्रबंधक दोनों का कार्य जो है वो जटिल हो जाता है। अब विद्यालयों का प्रबंधन इस प्रकार करना है कि हम अपनी भावी नागरिकों का समुचित विकास कर सकें, है ना। अभी भी स्कूलों में हम देखें तो कहीं पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं। किसी भी वे में शिक्षण को सुचारू रूप से चलाना ही एक संस्था की जिम्मेदारी होती है ना। अभी भी हम इस काल को देख लें तो ऐसे काल में बच्चे फेस टू फेस नहीं मिल रहे तो ऑनलाइन के माध्यम से मिले, तो ये सुविधाएं कौन प्रोवाइड कराएगा? हमें संस्था वो सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड कराएंगी। तो किसी भी समय किसी भी समस्या से शिक्षण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। शिक्षण कार्य अगर बाधित होगा तो उसमें पढ़ रहे अभिभावकों को, है ना, अभिभावकों के साथ में उनके बालकों को और उनके बालकों के साथ में अगर, क्योंकि इनमें जो चेन बनी हुई है, एक विद्यार्थी शिक्षक से जुड़ा हुआ है, एक विद्यार्थी अभिभावक से भी जुड़ा हुआ है। अगर इन तीनों में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी शिक्षण कार्य बाधित हो सकता है ना। कोई टीचर होमवर्क दे रही है लेकिन पेरेंट्स जो है अनलिटरेड है ना, पढ़े लिखे ही नहीं है, तो क्या वो बराबर रेस्पॉन्स दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इस समय और जिम्मेदारियां किसकी बढ़ जाती हैं? उन्हीं शिक्षकों की बढ़ जाती है जो होमवर्क दे रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाना, कोई समस्या काल में है या कोई समस्या में है तो उसको निवारण करना, उसकी समस्याओं को समझना, उसका निदान करना, ये विद्यालय का दायित्व है। इस विद्यालय के दायित्व को विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय प्रशासन दोनों मिलकर
मिलकर इसको सुचारू रूप से चलाते हैं। अब है विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, है ना। शिक्षा व्यवस्था में सदैव परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि शिक्षा एक जैसी तो नहीं है, क्योंकि पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन हुए, है ना। क्यों परिवर्तन हुए? क्योंकि वो समय की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। समय समय पर पाठ्यक्रम में भी सुधार किए जाते हैं। पाठ्यक्रम में सुधार करने के साथ में ही उन नए कंटेंट को जोड़ा जाता है जो समय की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। परंपरागत शिक्षा प्रणाली में जिसका मूल सिद्धांत निरंकुशता था, विद्यालय प्रबंधन अपेक्षाकृत कठोर, निरंकुश और दमन प्रदान होते थे, है ना। क्योंकि अगर बच्चा पहले जब देखा जाए तो गुरुकुल में जब था तो उसके साथ जो शिक्षक जो था उसके व्यवहार कैसे थे, मतलब एक माता पिता के संबंध जैसे, है ना, जिसमें पिता जो शिक्षक को एक पिता के समान मानकर उसके छात्र जो हैं उसके स्टूडेंट तुल्य होते थे, है ना। तो स्टूडेंट जो है वो उसके पुत्र के समान होते थे। लेकिन जैसे देखा जाए तो बारिश के समय भी उनको बोला था जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ, लकड़ियाँ सूखी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियाँ उनके सामने जो निरंकुश था, है ना, जो शिक्षक ने कह दिया वो सही है, उसमें क्या एक बट नहीं, है ना। तो ऐसा शासन कैसा होगा? निरंकुश होगा, जिसमें शिक्षक ही सर्वप्रथम होगा, है ना। जो शिक्षक ने कह दिया वो आदर्शवादी होगा। आदर्शवादी इन से जो शिक्षक जो बताए वही सही है, उसके अलावा सब कुछ गलत। तो ऐसा शासन कैसा होगा? निरंकुश शासन होगा। प्रबंधन की बागडोर एक सत्ता के हाथ में रहती थी। ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य सर्वशक्तिमान होते हैं तथा विद्यालय का प्रबंधन तानाशाही शैली से चलता है। इस प्रकार की रूढ़िवादी व्यवस्था एक प्रकार से अग्नि की भांति है जो जलती रहती है। यहाँ व्यवस्था एक अच्छे नौकर की भांति कार्य कर रही है, एक अच्छे मालिक की तरह नहीं, है ना। तो ऐसी व्यवस्था में विद्यालय का प्रबंधन एक यंत्र मात्र बन जाता है, जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी निर्जीव स्तर पर प्रधानाचार्य उसका संचालक होता है ना। तो प्रधानाचार्य जैसे गुरुकुल प्रणाली देखिए तो वहाँ पर प्रधानाचार्य कौन होता था? जो गुरुजी होते थे वही उसका प्रधानाचार्य होते थे। वहाँ की शासन व्यवस्था जो है वो उन्हीं के हाथों में निरंकुश होती थी। उनके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं वही सर्वमान्य होते थे। तो ऐसी में कैसी व्यवस्था होगी? तानाशाही व्यवस्था होगी, जहाँ पर बच्चे बिल्कुल निर्जीव हैं, उनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं होती है, उनके कोई सुझाव नहीं होते हैं, उनका अपना कोई विचार नहीं होता है। सिर्फ गुरु ने बोला और उन्हें वो चीज़ फॉलो करनी है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तन होते जा रहे हैं। नई नई शिक्षा संस्थाएं एवं शिक्षण पद्धतियों का निर्माण किया जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी के प्रबंधन में प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षार्थी का समान योगदान रहता है। प्रबंधन की कुशलता और प्रभावशालीता बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य निरंतर शिक्षक और विद्यार्थियों से विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक रहते हैं। पाठशाला में प्रबंधन में अभिभावकों की सलाह लेने का भी सिद्धांत भी मान्य है। स्पष्ट है कि विचारों के बदलते रहने के साथ साथ व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसके कारण विचार विमर्श एवं आदर्श परिवर्तनशील हैं। उनकी प्राप्ति हेतु व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था भी उनके अनुकूल ही परिवर्तनशील होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप गतिशील होता है तथा विद्यालय प्रबंधन की स्थापना सामाजिक एवं व्यक्तिगत शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से होनी चाहिए, है ना। आज हम देखते हैं कि हम हर स्कूल में पीटीएम होती है। वहाँ पीटीएम किस संदर्भ में हो रही है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्यों हो रही है? उस बालक के हित को देखते हुए, उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसमें कहाँ पर शिक्षण संबंधी बाधाएं आ रही है। अभिभावक अपनी समस्याएं रखता है। अब वो अभिभावक की अपनी समस्याएं भी होती हैं। अब बोलते हैं कि जैसे छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं ये अपना टिफिन फिनिश नहीं करता है, ये सब्जी नहीं खाता है, ये दूध नहीं पीता है। तो ये समस्याओं का निदान, क्योंकि टीचर जो है, बच्चा सबसे ज़्यादा टीचर के साथ में रहता है, उसके कांटेक्ट में रहता है, तो टीचर की बातें वो जल्दी
जल्दी मानते हैं। हम छोटे बच्चों की कॉपी में देखते हैं कि अगर 2 + 2 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 + 2 4 होता है और बच्चे ने गलती से 5 लिख दिया और टीचर ने राइट कर दिया, तो आप उसको मिटा के देखो, बच्चा क्या बोलेगा, नहीं मेरी मैम ने लिखा है, सही लिखा है। बच्चे पे जो है शिक्षक का इतना विश्वास है ना। और अभिभावक उसके समय क्या हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं आप मम्मी आपको नहीं आता, टीचर ने सही किया, है ना। तो ये उनका एक विश्वास है, वो विश्वास ही शैक्षिक प्रशासन की नींव होता है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए दोनों को अवेयर रहना आवश्यक है। अगर ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो पेरेंट्स को टीचर से कंसल्ट करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए कि ये इसमें गलत है और ये बच्चा इस तरीके से, क्योंकि टीचर कभी गलत नहीं पढ़ाएगा, बच्चों की ये मानसिकता होती है ना। अब इसके क्षेत्र जो हैं उसके अंतर्गत विद्यालय के कार्यों के संबंध में निर्णय लेना, विद्यालय का संगठन करना, विद्यालय की योजना बनाना, संप्रेषण करना, इट मीन्स कम्युनिकेशन करना, प्रभावित करना। कम्युनिकेशन इसमें क्यों जाना है, क्योंकि जो प्रेषक है, ठीक है, जो प्रेषक है, जो अपने विचार, अपने अर्थ, अपने शब्द जिस भाव में प्रस्तुत कर रहा है, सामने वाला है ना, सामने वाला जो रिसीवर है वो उसी अर्थ में उसको ग्रहण करे, तब वो प्रभावी संप्रेषण होगा। फिर है समन्वय करना, इन सब में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है ना। अभी कभी कोई स्टाफ नहीं आया, उसको बोले कि आप घंटी बजा दो, तो क्या वो उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, क्या नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग है, क्या उसकी परिस्थिति के अनुसार वो कार्य कर रहा है, तो इतना भी लेवल अपना नहीं गिराना चाहिए, है ना। तो इसमें समन्वय करना नहीं है तो उसकी जगह आप दूसरी चीज़ों से उस कार्य को, है ना, स्टाफ को पहले से बोल दो कि भाई अपने आधा घंटे बाद खुद एक्सचेंज हो जाए या चेंज हो जाए, या अपने पीरियड को ध्यान रखकर, क्योंकि आज बाईजी नहीं है तो आप अपना कार्य व्यवस्थित करें। विद्यालय के कार्य में संबंध में निर्णय लेना, है ना, डिसीजन मेकिंग करना, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर उसमें कम्युनिकेशन करना, फिर उसे इन्फ्लुएंसिंग करना, उसको प्रभावित करना, है ना। जो कार्य हम कर रहे हैं सिर्फ कार्य करना है ये नहीं, उसको कैसे प्रभावी बनाया जाए, कैसे उसको इतना अट्रैक्टिव बनाया जाए कि बच्चों को वो इजी गोइंग समझ में आए, है ना। समन्वय करना, विद्यालय के कार्यों का मूल्यांकन करना, इसके साथ में ही भौतिक प्रबंधन, मानवीय संसाधन का प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, विद्यालय की समय सारणी का प्रबंधन, को-करिकुलम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराना, है ना, शैक्षणिक कार्यों का प्रबंधन करना, पुस्तकालय प्रबंधन करना, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का प्रबंधन करना, संग्रहालय, प्रदर्शनी, आवासीय व्यवस्थाओं का प्रबंधन करना, परीक्षा प्रबंधन करना, उपलब्धि का मूल्यांकन करना, निर्देशन की सेवा का प्रबंधन करना, विद्यालय अभिलेख का प्रबंधन करना, विद्यालय तथा समुदाय के संबंधों में समन्वय करना, विद्यालय के अनुशासन का प्रबंधन करना, विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर उनकी उपस्थिति लेना, अर्थ एवं वित्तीय प्रबंधन करना, विभागीय अधिकारियों से समन्वय करना, विविध सेवाओं जैसे भोजन, गणवेश तथा पुस्तकालय का प्रबंध करना, घर, विद्यालय और समाज में सहयोग करना, विद्यालय के निरीक्षण का प्रबंध करना एवं पुरस्कार वितरण एवं दंड की व्यवस्था करना। दंड पे जिसपे कि बैंड लगा दिया है, अब शिक्षक जो है विद्यार्थी को एक चांटा भी नहीं लगा सकता, तो इस पर भी केस हो जाता है। तो जो कुछ रूल एंड रेगुलेशन है उसके साथ अपनी एक लिमिटेशन में रहकर उन कार्यों को संपादित किया जाता है। अब है विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य। अध्ययन अध्यापन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना। पहला उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा के अध्ययन एवं अध्यापन के साथ ही आवश्यक सामग्री क्रियाओं का भी आयोजन होना चाहिए। उसके लिए बुक्स अरेंज करना, प्रयोगशालाओं की जरूरत है तो प्रयोगशालाओं को सुव्यवस्थित और सुसज्जित करना, खेल का मैदान, है ना, छात्रावास को, इन सब की सुविधाएं भी उनको साथ में दी जानी चाहिए। मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रयोग करना। मानवीय संसाधन कौन से होंगे, पियोन है, शिक्षक हैं, शिक्षार्थी है, पीटीआई है, प्रयोगशाला सहायक है, ये सारी चीज़ें जो है मानवीय संसाधनों से, उस विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी मानव हैं
वो मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, और भौतिक संसाधन के अंतर्गत वो सारे संसाधन आते हैं जो से फर्नीचर है, दरवाजे हैं, टेबल है, जितनी भी एसेसरियाँ हैं, चौक है, डस्टर है, ये सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। खेल के मैदान में बालक को खेलने के लिए खिलौने दिए जाने चाहिए। पुस्तकालय में प्रयोगशालाएं हैं तो उन्हें पुस्तकालय को पूरा लाभ उठाने वाले होनी चाहिए। प्रयोगशालाएं हैं तो उन प्रयोगशालाओं में वो प्रयोग द्वारा उन कार्यों को कर सकने होने चाहिए। शिक्षकों तथा कर्मचारियों में आत्मविश्वास होना चाहिए। जटिल शैक्षणिक क्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। निरंतर मूल्यांकन को प्रभावी बनाना चाहिए। प्रयोग तथा अनुसंधान के अवसर देने चाहिए। संसाधनों का नियोजन करना चाहिए। संसाधनों का संगठन करना चाहिए। संसाधनों का समन्वय करना चाहिए। संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहिए। इसी के साथ में ये वीडियो के साथ में आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है। इस असाइनमेंट में आपके 2 प्रश्न हैं, एक है लघुत्रात्मक और दूसरा है निबंधात्मक। जो फर्स्ट है विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ है और दूसरा है निबंधात्मक विद्यालय प्रबंधन आवश्यकता, महत्व, स्वरूप, क्षेत्र, उद्देश्य के बारे में बताइए। थैंक यू।